Hello everyone, welcome to FowerMinds YouTube channel. So today we are going to start the question series of chapters of human anatomy and physiology. The chapters are cell and tissue plus skeletal system question series. There are 25 questions in this series. So starting with the questions, that is question number 1. Which of the following is strongest and largest facial bone? इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट फेशियल बोन है? ऑप्शन ए इज योर पैलेटाइन, ऑप्शन बी इज जाइगोमेटिक बोन, ऑप्शन डी सी इज मैंडिबल एंड ऑप्शन डी इज योर मैक्सिला. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? So the correct option is your mandible. Mandible, coming to the explanation part, option C is right. The mandible is the strongest and largest facial bone. It forms the lower jaw. जो आपका lower jaw होता है, jaw part, जो lower teeth होता है, supports the lower teeth. It is the only movable bone of the face and plays a key role in the chewing and speaking. Speaking और chewing में ये बहुत important role play करता है. ठीक है? तो this is the reference given. Coming to the question number 2, that is cranium has how many number of parietal bones? क्रेनियम में कितने पैराइटल बोन्स प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज 2, ऑप्शन डी इज 4. So the right option is your 2. Coming to the explanation part, the right answer is C. The cranium has two parietal bones. These are paired bones located on the sides of the skull, forming part of the top and sides of the cranium. And this is the reference. Moving to question number 3, which of the following bones contains most amount of red bone marrow? इनमें से कौन सा ऐसा बोन है जो सबसे ज़्यादा रेड बोन बैरो को कंटेन करता है? ठीक है, ऑप्शन ए इज योर पटेला, ऑप्शन बी इज फीमर, ऑप्शन सी इज ह्यूमरस, ऑप्शन डी इज योर स्टर्नम. सो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होना चाहिए जिस बोन में सबसे ज़्यादा रेड बोन बैरो आपके प्रेजेंट होते हैं? सो द राइट ऑप्शन इज योर फीमर. एक्सप्लेनेशन पार्ट अगर हम देखें तो फीमर जो है आपका, फीमर कंटेन्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेड बोन बैरो, पर्टिकुलरली इन द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फीमर, द हेड ऑफ द फीमर. मतलब जो आपका हेड ऑफ द फीमर पार्ट होता है, फीमर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है रेड बोन बैरो प्रेजेंट होता है. वेयर इट इज़ इन्वॉल्व इन ब्लड सेल प्रोडक्शन, वहीं पे आपका ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. जॉइंट्स लाइज विद डैश मेम्ब्रेन. जो आपके जॉइंट्स हैं वो किस मेम्ब्रेन में लाई करते हैं, किस मेम्ब्रेन में लोकेटेड होते हैं? ऑप्शन ए इज पेरिकार्डियम, ऑप्शन बी इज साइनोवियल, ऑप्शन सी इज नेफ्रिक एंड ऑप्शन डी इज नन. इनमें से कौन सा होना चाहिए? सो द राइट ऑप्शन विल बी द साइनोवियल, बिकॉज हमें पता है कि जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे आपकी साइनोवियल जो आपकी कैविटी प्रेजेंट होती है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है. ठीक है, और द मेम्ब्रेन जो वहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन. जॉइंट्स लाइज विद इन द साइनोवियल मेम्ब्रेन. ठीक है, वहाँ पे साइनोवियल जॉइंट है और साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट है. ठीक है, वहीं पे आपका साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है जॉइंट्स को. ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखिए तो जॉइंट्स आर लाइंड विद द साइनोवियल मेम्ब्रेन. दिस मेम्ब्रेन secretes synovial fluid which lubricates the joint and reduces friction between the bones. ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. इंटरकोस्टल पेयर्स आर डैश इन नंबर्स. इंटरकोस्टल पेयर्स आर डैश इन नंबर. इंटरकोस्टल पेयर्स से आपका जो इंडिकेट कर रहा है कि जो आपके इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स जिनको हम बोलते हैं. ठीक है, इंटरकोस्टल पेयर्स तो वो किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? वो आपके रिब्स के साथ कनेक्टेड होते हैं. रिब्स के साथ कनेक्टेड होते हैं तो वो कितने नंबर में होते हैं इंटरकोस्टल पेयर्स? इंटरकोस्टल पेयर्स आर डैश इन नंबर. ऑप्शन ए इज 12, ऑप्शन बी इज 11, ऑप्शन सी इज 14, ऑप्शन डी इज योर 13. कौन सा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए? द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर 11. अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो देयर आर 11 पेयर्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी.
ठीक है, 12 पेयर से आपके रिब्स होते हैं, 12 पेयर्स रिब्स होते हैं, लेकिन उन्हीं 12 पेयर्स ऑफ रिब्स के बीच में आपके इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दो लेयर्स होती हैं इनकी। ठीक है, तो these muscles are located between the ribs and are important for the mechanics of breathing. Okay, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, that is sigmoid bone is a part of, sigmoid bone किस बोन का पार्ट है? ऑप्शन ए इज पटेला, ऑप्शन बी इज रिब्स, ऑप्शन सी इज sternum, ऑप्शन डी इज tarsals. तो इसका राइट ऑप्शन जो है, राइट आंसर होगा दैट इज योर पटेला बोन। ठीक है, अगर इससे एक्सप्लेनेशन पे आए तो राइट आंसर इज ए। तो सिस्मोइड बोन इज अ टाइप ऑफ बोन दैट इज एम्बेडेड विद इन अ टेंडन। जो आपके टेंडन और लिगामेंट्स होते हैं उनके बीच में आपका सिस्मोइड बोन जो है वो एम्बेडेड होता है, प्रेजेंट होता है। द मोस्ट वेल नोन सिस्मोइड बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज द पटेला और नी कैप। जो आपके घुटने के जो बोन्स होते हैं जिसको हम नी कैप बोलते हैं, पटेला बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उसी को हम, दिस इज द टाइप ऑफ योर सिस्मोइड बोन। ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ योर सिस्मोइड बोन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जॉइंट? इनमें से कौन सा एक टाइप ऑफ जॉइंट नहीं है? ऑप्शन ए इज योर पाइवोट जॉइंट, ऑप्शन बी इज रोटेशनल जॉइंट, ऑप्शन सी इज योर ग्लाइडिंग जॉइंट एंड ऑप्शन डी इज योर हिंज जॉइंट। सो अगर इसका राइट ऑप्शन हम देखें, द राइट आंसर इज योर रोटेशनल जॉइंट। जो रोटेशनल जॉइंट है, दीज आर नॉट द टाइप ऑफ योर जॉइंट। ठीक है, अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें, द टर्म रोटेशनल जॉइंट, जो टर्म रोटेशनल जॉइंट है, इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड टाइप ऑफ जॉइंट इन द ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, रोटेशनल जॉइंट्स नाम जैसी चीज जॉइंट में कोई होती ही प्रेजेंट नहीं है, होती है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, रोटेशनल जॉइंट ऐसा कुछ प्रेजेंट ही नहीं होता। तो जो अदर जॉइंट्स है, जैसे आपका पाइवट जॉइंट है, जैसे जो पाइवट जॉइंट अलाउस फॉर रोटेशनल मूवमेंट द एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रे। ठीक है, पाइवट जॉइंट जो है वो रोटेशनल मूवमेंट को अलाउ करते हैं। रोटेशनल मतलब रोटेशन। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउज बोन्स टू स्लाइड पास्ट वन अनदर। एक दूसरे पे स्लाइड करने का, जो स्लाइड करने में हेल्प करवाते हैं। जैसे आपके कार्पल्स हैं, ये जो कार्पल्स आपके प्रेजेंट होते हैं आपके रिस्ट में, आपका एंकल में प्रेजेंट होते हैं कार्पल्स। ठीक है, लेग्स में और आपके हैंड में। हिंज जॉइंट की बात करें तो अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन। ये जो जॉइंट्स हैं ये सिर्फ वन डायरेक्शन में ही मूवमेंट को अलाउ करते हैं, सिमिलर टू द हिंज ऑफ अ डोर। जो आपका एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाता है, आपका एल्बो आ जाता है और नी आ जाता है। जो आपका घुटना है और नी, ये जो आपकी एल्बो है, एल्बो जो आपकी कोहनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 8 इज phalanges आर डैश इन नंबर। जो आपके phalanges होते हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं? कितने phalanges होते हैं आपके? ऑप्शन ए इज 20, ऑप्शन बी इज 10, ऑप्शन सी इज 14, ऑप्शन डी इज 28। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 14। 14 जो आपके phalanges प्रेजेंट होते हैं, 7 इन ईच। ठीक है, तो ईच हैंड, अगर हम हैंड्स की बात करें, हमारे हाथों की बात करें, ठीक है, तो ईच हैंड हैज 14 phalanges, 2 in the thumb and 3 in each of the other fingers, and each foot has also 14 phalanges. हमारे जो लेग्स हैं फुट में, उसमें भी 14 phalanges प्रेजेंट होते हैं, 2 in the big toe and 3 in the each of the other toes। जो हमारी जितनी भी उंगलियां होती हैं, फिंगर्स होती हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो phalanges are the bones in the fingers and toes. Okay, the total number of phalanges in the human body is the 28। और अगर हम सिर्फ हैंड या फिर हम लेग्स की बात करते हैं, फुट की बात करते हैं, तो वहाँ पे 14 14 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज एक्सियल बोन्स आर डैश इन नंबर। एक्सियल बोन्स कितने होते हैं बॉडी में? एक्सियल बोन, दो टाइप के बोन्स होते हैं, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर बोन्स। ठीक है, तो एक्सियल बोन्स कितने होते हैं बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में? ऑप्शन ए इज 202, ऑप्शन बी इज 86, ऑप्शन सी इज 126, ऑप्शन डी इज 206। व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
करेक्ट ऑप्शन इज योर 86। 86 होते हैं आपके एक्सियल बोन्स। ठीक है, अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो जो आपकी एक्सियल स्केलेटल होती है, एक्सियल स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स। ठीक है, दिस इंक्लूड्स द, इसमें आपका स्कल आ जाता है, वर्टिब्रल कॉलम्स आ जाते हैं जो आपके स्पाइनल कॉर्ड को बनाते हैं, और आपका रिब केज आ जाता है जिसके साथ स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जो बोन डिफॉर्मेशंस कैन अकर ड्यू टू लैक ऑफ। बोन डिफॉर्मेशन मतलब या तो बोन्स का ब्रेकडाउन हो रहा है या बोन बोन डेंसिटी का लॉस हो रहा है। ठीक है, वो किस वजह से हो रहा है, कैन अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, किसकी कमी की वजह से हो रहा है। तो ऑप्शन ए इज योर कैल्शियम, ऑप्शन बी इज विटामिन डी, ऑप्शन सी इज फॉस्फोरस। बिकॉज हमें बोन्स का हमें कॉम्पोजिशन अगर हम याद करें, कॉम्पोजिशन पे ध्यान दें, तो कॉम्पोजिशन में क्योंकि कैल्शियम होता है, विटामिन डी 3 होता है, फॉस्फोरस हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो इनमें से क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी होता है, ए ऑल में आ गया। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल। फोस्फो बिकॉज बोन डिफॉर्मेशन में आपकी कैल्शियम, विटामिन डी और फोस्फोरस तीनों की डेफिशिएंसी होती है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बोन डिफॉर्मेशन कैन रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी इन द कैल्शियम, जो आपके बोन स्ट्रेंथ और डेंसिटी को मेंटेन करने का काम करता है, दैट इज एसेंशियल। एंड विटामिन D3 हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम, तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द डाइट। विदाउट इनफ विटामिन डी, बोन्स कैन बिकम थिन एंड ब्रिटल, अ कंडीशन नोन एज रिकेट्स या रिकेट्सिया जिसको बोलते हैं, ठीक है, चिल्ड्रंस में, एंड ओस्टोमलेशिया इन द अडल्ट्स। ओके, अब फॉस्फोरस का अगर हम रोल देखें बोन्स में, तो वर्क विद द कैल्शियम टू बिल्ड एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 says that gliding joints is formed by which articulation। जो आपके ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं वो कौन फॉर्म करते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट इज फॉर्म्ड बाय विच आर्टिकुलेशन। ऑप्शन ए इज हिप, गर्डल एंड फीमर, ऑप्शन बी इज योर कार्पल्स, ऑप्शन सी इज स्कल एंड वर्टिब्रे, ऑप्शन डी इज योर ह्यूमरस एंड रेडियस। तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। द राइट ऑप्शन विल बी योर कार्पल्स। तो एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, तो राइट आंसर विल बी बी, अ ग्लाइडिंग जॉइंट ऑल्सो नोन एज द प्लेन जॉइंट। जो हमारे ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं वो प्लेन जॉइंट्स भी कहलाते हैं, इज फॉर्म्ड बाय द आर्टिकुलेशन ऑफ कार्पल्स। कार्पल्स दीज जॉइंट्स अलाउड फॉर स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट्स बिटवीन द बोन्स। अगर हम कार्पल्स देखें, जो हमारे जैसे फेलेंजेस थे, फिंगर्स में प्रेजेंट थे, तो हमारे कार्पल्स कहाँ, रिस्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, कार्पल्स, फिर उसके बाद जो टार्सल्स आ जाते हैं, मेटाटार्सल्स, ये सारे आ जाते हैं, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स आ जाते हैं तो रिस्ट में। ठीक है, तो दीज आर टाइप ऑफ योर ग्लाइडिंग जॉइंट, मतलब ये एक दूसरे पे अलाउ करती हैं कि एक दूसरे से, मतलब दीज आर द टाइप ऑफ जॉइंट्स, तो हम इजिली मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज जॉइंट्स अलाउ फॉर स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग मूवमेंट बिटवीन द बोन्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेज न्यूक्लियर एनवलप अपीयर्स एट विच फेज। ये आपका सेल एंड टिश्यू से क्वेश्चन है। तो न्यूक्लियर फेज, अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो ये क्वेश्चन है आपका सेल साइकिल से। तो न्यूक्लियर एनवलप अपीयर्स एट विच फेज, आपके कौन से सेल साइकिल के फेज में आपका जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, न्यूक्लियर मटेरियल, वो अपीयर कर जाता है फिर से, मतलब वो दोबारा से रिगेन कर लेता है खुद को। ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज प्रोफेज, बी टीलोफेज, सी इज एनाफेज एंड डी इज मेटाफेज। इनमें से कौन सा ऐसा फेज है जहां पे न्यूक्लियर एनवलप अपीयर होता है सेल साइकिल में। द राइट ऑप्शन, द राइट आंसर इज योर टीलोफेज। एक्सप्लेनेशन देखें अगर हम, तो न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर्स ड्यूरिंग द टीलोफेज। ठीक है, तो दिस फेज इज मार्क्ड बाय द रीफॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप, मतलब न्यूक्लियर जो एनवलप होता है आपका, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का, वो फिर से बनना शुरू हो जाता है, वो फिर से बन जाता है, रिफॉर्मेशन हो जाती है उसकी अराउंड द सेपरेटेड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। उस टाइम पे माइटोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, एंड द रेफरेंस इज रॉजन विल्सन एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 11th एडिशन, पेज नंबर 31।
Moving to the next question, question number 13. The phase of the cell cycle during which the cell may leave the cell cycle is called. ये भी आपका क्वेश्चन सेल साइकिल से है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा फेस है सेल साइकिल का जहाँ पे जो सेल है आपका वो सेल साइकिल को छोड़ देता है कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए सेल साइकिल की प्रोसेस को फॉलो नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर जी नॉट फेज, ऑप्शन बी इज एस फेज, ऑप्शन सी इज एम फेज दैट इज योर माइटोसिस फेज, और ऑप्शन डी इज योर G1 फेज। इनमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? सो द राइट आंसर विल बी द जी नॉट फेज। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो द फेज ऑफ द सेल साइकिल ड्यूरिंग विच द सेल में लीव द साइकिल इज कॉल्ड जी नॉट फेज। तो जी नॉट फेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। ड्यू टू सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स और लाइक due to abnormality in the cell maturation and cell division, समटाइम जो सेल होता है वो जी नॉट फेज में रेस्टिंग फेज में चला जाता है थोड़े टाइम के लिए। दिस इज अ resting phase where the cell is not actively dividing and can exit the cell cycle from the G1। ठीक है, तो वो आगे जीवन फेस में मतलब जीवन फेस के अंदर ही जी नॉट फेस होता है। तो जीवन फेस में क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनल्स की मैच्योरेशन हो रही होती है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, जो हमारे माइटोसिस सेल डिवीजन के बाद जो ऑर्गेनल्स डिवाइड हुए हैं, न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर एनवलप की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, तो उन सब को जब वो बना रहा होता है तो उस टाइम पे ड्यू टू सब abnormal conditions समटाइम्स सेल गोज इनटू द रेस्टिंग फेज दैट इज कॉल्ड जी नॉट फेज। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो द मॉडिफाइंग शॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स फॉर सिक्रीशन इन अ सेल इज कैरिड आउट बाय। इसमें आपके तीन मेजर जो एक्टिविटी बताई गई है। मॉडिफाइंग मतलब एनी ऑल्टरेशन और चेंजिंग, शॉर्टिंग मतलब जो नंबर ऑफ पेप्टाइड्स हैं, वो जो प्रोटीन अमीनो एसिड के पेप्टाइड्स हैं उनको शॉर्ट करना, कम करना। एंड पैकेजिंग, पैकेजिंग मतलब उनकी फोल्डिंग, 3D फोल्डिंग। ठीक है, उसको वो शो कर रहा है। तो मॉडिफाई मतलब ऑल्टरेशन, शॉर्टिंग मतलब कम करना अमीनो एसिड सीक्वेंस चेन को, एंड पैकेजिंग मतलब उनको फोल्ड करना ऑफ प्रोटीन्स फॉर सिक्रीशन इन अ सेल इज कैरिड आउट बाय। इनमें से कौन सा ऐसा जो ऑर्गेनल है वो ये तीनों एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, मॉडिफाइंग, शॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स को? सबसे पहला ऑप्शन है आपका राइबोसोम, फिर है गोल्गी बॉडीज, सी ऑप्शन इज योर डीएनए एंड डी ऑप्शन इज योर आरएनए। इनमें से कौन सा ऐसा जो ऑर्गेनल है सेल का जो ये तीनों एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है प्रोटीन्स की? सो द राइट ऑप्शन विल बी योर गोल्गी बॉडीज। ठीक है, अगर हम एक्सप्लेनेशन हम देखें तो गोल्गी बॉडीज मॉडिफाई प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, क्योंकि ये प्रोटीन्स एज वेल एज लिपिड्स को दोनों को मॉडिफाई करता है। रिसीव्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक जो आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे आपके राइबोसोम अटैच है। जैसी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो वो आगे आपकी गोल्गी बॉडीज को भेजते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को। वो पर्टिकुलर जो प्रोटीन की जो पेप्टाइड बन के निकली है वो आपके गोल्गी बॉडीज को भेजती है ताकि वहाँ पे उसकी मॉडिफाइंग, शॉर्टिंग और पैकेजिंग हो सके। ठीक है, तो रेटिकुलम बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स एंड अदर मॉडिफिकेशन, तो दे शॉर्ट दीज मॉलिक्यूल्स फॉर स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। मतलब क्योंकि हमें पर्टिकुलर टारगेट पे बाइंड करने के लिए भी पर्टिकुलर जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस चेन चाहिए होती है। ठीक है, ताकि वो उस वहाँ पे जाके उस जगह को एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर सके और फिजियोलॉजिकल एक्शन को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, एंड पैकेज them into vesicles for secretion or transport to other cellular locations. The Golgi act as the cell processing and shipping center। तो ये यहाँ पे पैकेजिंग हो रही है तो इसको हम गोल्गी बॉडीज या गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम, गोल्गी अपरेटस को हम प्रोसेसिंग या शिपिंग सेंटर भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी एंड सी। इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए क्या बोलता है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कंटेनिंग लीनियर क्रोमोसोम, जो आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, वो आपके लीनियर क्रोमोसोम्स को कंटेन करते हैं। बी ऑप्शन इज न्यूक्लियस सर्व एज द रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियस जो है वहाँ पे वो सर्व करता है आपका रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सी है मैनी मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनल्स एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड
इंडो सिम्बायंट्स प्रेजेंट्स। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ऑल आर करेक्ट, ओनली बी इज करेक्ट, ए एंड सी आर करेक्ट, या ऑल आर इनकरेक्ट? सो जो राइट ऑप्शन होगा, द राइट ऑप्शन, द करेक्ट आंसर विल बी द ऑल आर करेक्ट। जो आपके डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होते हैं वो लीनियर क्रोमोसोम कंटेन करते हैं, दिस इज ट्रू एंड दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन बी इज न्यूक्लियस सर्व एज द रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कि न्यूक्लियस में ही आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। और मैनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड एंडो सिम्बायोन्ट्स प्रेजेंट्स। ठीक है, तो अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप एंड कंटेन्स लीनियर क्रोमोसोम। द न्यूक्लियस स्टोर्स डीएनए बिकॉज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यही होती है डीएनए में, विच कंटेन्स द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फॉर द डेवलपमेंट फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल। Eukaryotic cells have various membrane-bound organelles such as mitochondria and chloroplast, which are also double membrane bound due to their endosymbiotic origin. Okay. अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 says 46 chromosomes are present as complementary in which step of mitosis? जो आपके 46 क्रोमोसोम्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री किस माइटोसिस के किस स्टेप में आपके 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, option A is your prophase, option B is telophase, option C is anaphase, and option D is your metaphase. So इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? So the right option will be your prophase. Coming to the explanation part, so during the prophase, the chromosomes condense and become visible. In the prophase पार्ट ऑफ द माइटोसिस, जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होते हैं, आपस में कंडेंस होते हैं, एक जगह एग्रीगेट होते हैं, ठीक है, इकट्ठे होते हैं एक दूसरे के साथ एंड बिकम विजिबल, ईच कंसिस्टिंग ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स जॉइंट एट द सेंट्रोमियर। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री, वो माइटोसिस के प्रोफेज जो प्रोफेज स्टेज होती है उसमें विजिबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो डीएनए इज प्रेजेंट इन, इनमें से कौन सा जो ऐसा ऑर्गेनल है जिसमें डीएनए प्रेजेंट है? ऑप्शन ए इज योर राइबोसोम्स, ऑप्शन बी इज योर वैक्यूल्स, ऑप्शन सी इज लाइसोसोम्स, ऑप्शन डी इज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। विच इज द करेक्ट ऑर्गेनल वेयर द डीएनए इज प्रेजेंट? तो अगर हम इसका राइट ऑप्शन देखें, राइट आंसर देखें, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो डीएनए इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए में प्रेजेंट होता है, अदर जो ऑर्गेनल्स हैं उसमें डीएनए प्रेजेंट नहीं होता। Both of these organelles contains their own DNA, which is separate from the DNA found in the cell nucleus. ठीक है, सेल न्यूक्लियस से अलग टाइप का अलग होता है ये डीएनए, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर द ओनली ऑर्गेनल्स प्रेजेंट which contains the DNA other than the nucleus in a cell. ओके, तो क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स आर, जो सेमी ऑटोनोमस ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑप्शन ए इज योर लाइसोसोम्स एंड न्यूक्लियस, ऑप्शन बी इज योर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी सी इज योर न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी इज द क्लोरोप्लाज्म साइटोप्लाज्म एंड गोल्गी बॉडीज। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? So the correct option will be your B option, that is mitochondria and chloroplast. Explanation पे आए तो हम, mitochondria and chloroplast are considered semi-autonomous organelles. सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स क्यों इनको बोला जा रहा है? कि बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए, इनके पास खुद का डीएनए है, एंड मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये खुद अपनी मशीनरी ऑटोनॉमिक जो है, ऑटोनॉमस फॉर्म में, मतलब ऑटोमेटिक फॉर्म में मशीनरी है इनकी, और जो प्रोटीन सिंथेसिस करवाती है, विच अलाउज देम टू रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा कुछ ये अलग से प्रोटीन्स बना सकती हैं, ठीक है, although they still rely on the cell for many function. Okay, that's why they are called as semi-autonomous organelles, chloroplast and your mitochondria. Okay,
सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19 is also from the cell cycle. So during the anaphase 1 of meiosis, so यहाँ पे बात की हुई है meiosis प्रोसेस की. ठीक है, तो meiosis प्रोसेस में जो एनाफेज 1 जो फेस होता है, स्टेज होती है, वो क्या होता है उस फेस में? ऑप्शन ए है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं लाइक एक्स एक्स एंड वाई वाई. ठीक है, तो ये आपके क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं. बी आपका बोल रहा है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट लाइक एक्स वाई अलग और जो हाँ एक्स वाई सेपरेट आउट. सी ऑप्शन इज योर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, या डी ऑप्शन इज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट शो करता है एनाफेज 1 स्टेज ऑफ मियोसिस को? So the right option will be the A option, that is your homologous chromosomes जो है separate होते हैं आपके एनाफेज 1 स्टेज में. एक्सप्लेनेशन देखें तो ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस प्रोसेस होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट. होमोलोगस जैसे होमोलोगस जो सेम, जिनकी सेम अलाइनमेंट है, जैसे एक्स एक्स हो गया या वाई वाई. ठीक है, तो दिस इज द स्टेज वेयर ईच होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर इज पुल्ड अपार्ट टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ. ओके, तो ये अपोजिट पोल्स पे जो ईच होमोलोगस क्रोमोसोम जो पेयर है वो अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, जो क्रोमोसोम्स के नंबर को रिड्यूस करते हैं हाफ में. ओके, तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. द स्टेज इन विच डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द पोल ऑफ द स्पिंडल. सेल जो आपका सेल साइकिल है उसके अंदर कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ पे जो आपका डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो आपके डॉटर क्रोमेटिड फाइबर्स होते हैं क्रोमोसोम्स, वो अपोजिट जो पोल्स पे स्पिंडल स्पिंडल फाइबर्स की मदद से अपोजिट पोल्स पे वो मूव कर जाते हैं. ठीक है, ऑप्शन ए इज योर प्रोफेज, ऑप्शन बी इज टीलोफेज, ऑप्शन सी इज योर एनाफेज एंड ऑप्शन डी इज योर मेटाफेज. So the right option will be your anaphase. Option C is your correct, that is anaphase. Explanation is the stage in which daughter cells chromosome move towards the pole of the spindle is called anaphase. So during anaphase, the sister chromatid of each chromosomes are pulled apart by the spindle fibers. Spindle fibers फिर जो है आपके जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं उनको अपोजिट पोल्स पे, मतलब टुवर्ड्स द पोल्स, पोल्स पे ले जाते हैं, मतलब जैसे अपोजिट डायरेक्शन में उनको मूव करवाते हैं. ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स एंड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन विच फेज. सेल साइकिल के कौन से फेज में एंजाइम्स और प्रोटीन्स आपके सिंथेसाइज होते हैं? सेल साइकिल के कौन से फेज में? ऑप्शन ए इज योर एस फेज, ऑप्शन बी इज योर जी टू फेज, ऑप्शन सी इज योर प्रो फेज एंड ऑप्शन डी इज योर टीलो फेज. So here the correct option be the S phase, that is called as the synthesis phase, जहाँ पे आपके जो एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं. ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए तो एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. ड्यूरिंग द एस फेज, सिंथेसिस फेज, जिसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन occurs and this is also when the cell prepares for the division by producing the necessary proteins and enzymes needed for the cell growth and division. तो सेल जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए वेरियस जो सेल है वो खुद को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, ताकि खुद को वो प्रोटीन्स और जो प्रोटीन एंजाइम्स की जो सिंथेसिस होती है वो इसी एस फेज में होती है ताकि डीएनए की रेप्लिकेशन हो सके. अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे. तो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. इनमें से कौन सा ऐसा जो आपका यूनिट है, ठीक है, सेल यूनिट, जिस जो रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स की मूवमेंट के लिए कौन सा ऐसा यूनिट रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए इज योर गोल्गी अपैरेटस, ऑप्शन बी इज लाइसोसोम्स, ऑप्शन सी इज पेरोक्सिसोम, ऑप्शन डी इज योर सेंट्रोसोम. So the right option will be the centrosome. सेंट्रोसोम क्या होता है?
अगर हम इस एक्सप्लेनेशन देखें तो द ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इज द सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम क्या काम करता है? सेंट्रोसोम आपके इक्वल जो अपोजिट डायरेक्शन में जो सेंट्रोसोम्स के पार्ट है वो डिवाइड हो जाते हैं। जो उसको जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स लाइक जो आपके फाइबर्स होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। तो सेंट्रोसोम helps organize the microtubules of the spindle apparatus, which is crucial for the chromosome separation and movement during the mitosis and meiosis process। ठीक है। तो जो आपके अपोजिट पोल्स तक जो क्रोमोसोम्स को खींचते हैं और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, वही स्पिंडल फाइबर्स जो कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली माइक्रोट्यूब्यूल्स और आपके सेंट्रोसोम से। ठीक है। जो हेल्प करते हैं आपके सेल सेल डिवीजन में और जो आपकी माइटोसिस की प्रोसेस में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 में 80s राइबोसोम्स अकर्स इन, इनमें से कौन सा जो सेल है जिसमें 80s जो है राइबोसोमल यूनिट प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए इज योर ईकैरियोटिक सेल ऑफ एनिमल्स, ऑप्शन बी इज ईकैरियोटिक सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ऑप्शन सी इज प्रोकैरियोटिक सेल्स, और ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। ईकैरियोटिक सेल्स ऑफ एनिमल्स में प्रेजेंट होता है या ईकैरियोटिक सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है या ऑल ऑफ द अबव? तो करेक्ट ऑप्शन जो है, द करेक्ट ऑप्शन विल बी द ईकैरियोटिक सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, बिकॉज वी नो दैट कि जो आपके ईकैरियोटिक सेल्स है मल्टी सेलुलर सेल्स जो है, ठीक है। तो 80s राइबोसोम्स occurs in eukaryotic cells of animals and plants. The ribosomes are larger and more complex than 70s ribosomes found in prokaryotic। तो जो आपके यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर जो आपके सेल्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं, ठीक है, मेजरली वहाँ पे आपके 70s राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोटिक सेल का, दैट इज योर बैक्टीरिया। ओके। तो वहाँ पे आपके 70s राइबोसोमल यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं राइबोसोम्स की। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी जो है आपका 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो जो ईकैरियोटिक जितने भी सेल्स हैं वहाँ पे आपके 80s राइबोसोमल यूनिट्स प्रेजेंट होंगी। ऑलवेज रिमेंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोमैटिक सेल डिवीजन? सोमैटिक सेल डिवीजन का क्या फंक्शन है? ऑप्शन ए इज रिप्लेस डेड सेल्स, क्योंकि सोमैटिक सेल डिवीजन आपका स्किन से रिलेटेड है। ठीक है। ऑप्शन बी इज सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रेप्लिकेटेड, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इज नन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? एंड सोमैटिक सेल डिवीजन इज रिलेटेड टू द डिवीजन ऑफ योर स्किन सेल्स। सो अगर हम राइट ऑप्शन देखें, राइट आंसर विल बी, द राइट आंसर विल बी दैट इज योर बोथ ए एंड बी। तो एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? सोमैटिक सेल डिवीजन, that is also called as mitosis process, ensures that new cells replace dead or damaged cells। जो नए सेल्स हैं वो रिप्लेस करते हैं, मतलब सेल डिवीजन के बाद वो नए सेल्स जो है वो रिप्लेस करते हैं आपके डेड और डैमेज सेल्स को। एंड ईच न्यू सेल्स हैज द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द ओरिजिनल, और हर एक जो सेल्स है उसमें आपके 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। द फंक्शन ऑफ सोमैटिक सेल डिवीजन इंक्लूड्स बोथ रिप्लेसिंग डेड सेल्स एंड मेंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके। अगले लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर राइबोसोम्स? इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, गलत है राइबोसोम से रिलेटेड? ऑप्शन ए इज मेड ऑफ टू सब यूनिट्स, ऑप्शन बी इज इट मे अटैच टू एमआरएनए, ये एमआरएनए के साथ अटैच हो सकता है, ऑप्शन सी इज फॉर्म्स पॉलीसोम, ये पॉलीसोम फॉर्म कर सकता है, ऑप्शन डी इज रिप्लेस डेड सेल, ये डेड सेल्स को रिप्लेस कर सकता है राइबोसोम, ऑप्शन ए था मेड ऑफ टू सब यूनिट्स, कि ये दो सब यूनिट को कंटेन करता है। तो इनमें से कौन सा जो है फॉल्स स्टेटमेंट है अबाउट द राइबोसोम्स? सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा, द करेक्ट आंसर विल बी द रिप्लेस डेड सेल, बिकॉज राइबोसोम्स का ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता कि वो डेड सेल्स को रिप्लेस करे। ठीक है, वो माइटोसिस प्रोसेस सेल डिवीजन प्रोसेस में होता है। ठीक है, राइबोसोम्स का ओनली फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, तो ऑप्शन ए मेड ऑफ टू सब यूनिट करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि दो सब यूनिट होते हैं यहाँ पे राइबोसोम्स के। और ये एमआरएनए जो टेम्पलेट होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वहाँ पे अटैच होता है एमआरएनए के टेम्पलेट पे, और ये पॉलीसोम भी फॉर्म करता है। ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन देखें अगर, तो राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड कैन बी मेड
ऑफ टू सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है, अटैच टू एमआरएनए टू ट्रांसलेट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनटू प्रोटीन्स। ठीक है। फॉर्म द पॉलीसोम, पॉलीसोम्स क्या होते हैं कि क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ट्रांसलेटिंग द सेम एमआरएनए साइमल्टेनियसली। ठीक है। पॉलीसोम क्या होते हैं कि एक ही एमआरएनए टेम्पलेट पे बहुत ज़्यादा राइबोसोमल यूनिट्स सीक्वेंस वाइज प्रेजेंट होती हैं जो साइमल्टेनियसली कंटिन्यूअसली जो प्रोटीन की सिंथेसिस करती रहती हैं। सो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस, क्वेश्चन सीरीज ऑफ सेल प्लस में साइट जो आपका स्केलेटल सिस्टम है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, होप यू गॉट सम नॉलेज एंड क्वेश्चंस का आपको पता चला होगा regarding these two chapters. And thank you so much for watching. And if you are a GPAT aspirant, so kindly check our FoundMind applications that is available on the Play Store. आप अगर जीपेट की तैयारी कर रहे हैं then संकल्प course is there, you can enroll in that course, or you can also contact in the given numbers, the given in the description box. Okay, thank you so much for watching.